गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। बच्चों, आज हम अपनी हिंदी ग्रामर का जो चैप्टर 1 चल रहा है उसका पेज नंबर 8 से पढ़ना शुरू करेंगे। तो पेज नंबर 8 पर जो हमारा टॉपिक है वो है संचार कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले आता है सांकेतिक संचार। सांकेतिक का मतलब होता है संकेतों से, अर्थात मौखिक और अमौखिक दोनों तरह के जो टाइप्स हैं वो सांकेतिक संचार में ही आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके घर में कोई गेस्ट आता है और आप उसे हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं, तो बोलने के साथ साथ आप अपने हाथ जोड़कर भी उसे दिखा रहे हैं, तो वो एक तरह से संकेत होता है नमस्ते करने का। ठीक है, आपको समझ आया कि ये मौखिक और अमौखिक किस लिए हैं। अब जैसे कई बार आप किसी से खुश होती हैं या नाराज़ होती हैं, तो अपने मन के, अपने फेस के एक्सप्रेशन से वो चीज़ शो कर रहे होते हैं, तो ये क्या होता है, अमौखिक होता है। अर्थात बिना बोले आपने संकेतों के माध्यम से उसे समझा दिया। जैसे कई बार आपके पेरेंट्स आपको इशारों से समझा देते हैं कि आपने क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो वो किस में आ जाता है फिर, अमौखिक। अर्थात बिना बोले जब आप किसी को कोई बात समझा रहे हैं तो वो अमौखिक होता है। इसका मतलब सांकेतिक में दोनों ही टाइप होते हैं, मौखिक भी और अमौखिक भी। उसके बाद आता है अंत्यव्यक्तिक। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ। अंत्यव्यक्तिक। अब अंत्यव्यक्तिक का मतलब क्या होता है, जिसे हम इंट्रापर्सनल भी कहते हैं, कि जब हम खाली टाइम में बैठे होते हैं और अपने आप सोच रहे होते हैं, मान लो आपने दिन भर जो भी काम किया, कोई ऐसी घटना ज़रूर होती है जिसके बारे में जब आप खाली होती हैं तो सोच रहे होते हैं कि मेरी तो उस चीज़ में गलती नहीं थी, फिर भी मुझे क्यों ब्लेम किया हुआ। इस केस में आप खुद ही तो क्वेश्चन करने वाले होते हैं और खुद ही उसका आंसर देने वाले होते हैं। तो इस तरह का जो संचार होता है भावनाओं का, उसे बोलते हैं अंत्यव्यक्तिक संचार, अर्थात इंट्रापर्सनल संचार। अब इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, जैसे पूजा वगैरह करना, या जब आप ध्यान में बैठते हैं और आपका ध्यान इधर उधर चला जाता है, तो वो कौन से प्रकार का संचार होगा, इंट्रापर्सनल या फिर अंतर्व्यक्तिक संचार। उसके बाद आता है अंतर्व्यक्तिक। अंतर्व्यक्तिक संचार वो होता है जब दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं एक दूसरे के बारे में, और एक दूसरे को कुछ सूचनाएं दे रहे होती है, किसी विषय से संबंधित कोई इन्फॉर्मेशन दे रही होती हैं, तो वो अंतर्व्यक्तिक संचार होता है। और संचार के इस रूप में मतलब जब दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे होते हैं, सूचनाओं का इधर उधर ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, तो इसमें फीडबैक तुरंत मिल जाता है। फीडबैक तुरंत मिलने का कारण भी क्या होता है कि सुनने वाला और कहने वाला दोनों एक ही जगह पे होते हैं, और इस तरह के संचार को हम इंटरपर्सनल संचार या फिर अंतर्व्यक्तिक संचार बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है समूह संचार। अब संचार का जो तीसरा टाइप है वो है समूह संचार। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक समूह आपस में विचार विमर्श या चर्चा करता है। जैसे क्लासरूम का एग्जाम्पल है, इसमें टीचर कई बार बच्चों को कोई टॉपिक देती हैं जिसमें बच्चों ने अपने अपने विचार प्रकट करने होते हैं। जैसे मान लो कोई पैराग्राफ दे दे, ठीक है, और उसके पक्ष या विपक्ष में बच्चों को डिस्कस करने के लिए कहे, तो जो संचार उस समय हो रहा होता है वो कौन सी कैटेगरी में आएगा, समूह संचार। और संचार जो लास्ट टाइप है संचार का, जो फोर्थ टाइप है, वो होता है जनसंचार। और हमारे चैप्टर का नाम भी है जनसंचार के माध्यम। ठीक है, जनसंचार के बारे में ही हम पढ़ रहे हैं। अब जनसंचार क्या होगा, जनसंचार का मतलब होता है कि जब हम व्यक्तियों के समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद की बजाय किसी तकनीकी या आंतरिक माध्यम के जरिए समाज के एक विशाल वर्ग से संवाद कायम करने की कोशिश करते हैं, तो इसे जनसंचार कहा जाता है। अब जनसंचार का मतलब क्या हुआ कि यांत्रिक माध्यम कौन से होंगे, आप फ़ोन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इसके अलावा फैक्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, रेडियो से भी मैसेज कन्वे किया जा सकता है, कई बार टीवी भी यूज़ कर सकते हैं, आप समाचार पत्र भी यूज़ कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को यूज़ करने वाला कोई एक व्यक्ति तो नहीं होता ना, या दो व्यक्ति तो नहीं होते ना, इनकी संख्या क्या होती है, लाखों करोड़ों में होती है। तो इस तरह का जो संचार होता है जिसके लिए यांत्रिक माध्यम यूज़ किए जाते हैं, उसे जनसंचार बोलते हैं। अब जनसंचार की विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। इसकी पहली विशेषता तो क्या है कि एक जो इन्फॉर्मेशन है, मान लो देश में जो कुछ चल रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन पूरी पब्लिक को प्रोवाइड करनी है। जैसे लॉकडाउन का ही सीन लगा लो आप, लॉकडाउन से रिलेटेड जो भी बातें हैं वो पूरी पब्लिक को बतानी है, पूरी इंडिया में रहने वाले सभी लोगों को बतानी है। तो जो न्यूज़ मतलब उसके अंदर पब्लिश होती है, तो वो जो संचार का माध्यम बनती है, उसकी वजह से क्या होता है, लोग अवेयर होते हैं। इसका मतलब जनसंचार का मतलब ही क्या हुआ, जनसंचार की मेन विशेषता क्या आती है, सूचनाओं को एक से ज़्यादा लोगों तक एक ही टाइम में पहुंचाना, ये जनसंचार की सबसे बड़ी विशेषता है। दूसरी विशेषता क्या है
कि इसमें फीडबैक तुरंत नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि जनसंचार में जो लोग सूचनाएं पहुंचाते हैं और जिन लोगों को सूचनाएं मिलती है उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। इतने सारे लोगों से आप एक ही टाइम पे बात करके नहीं पूछ सकते हैं कि उनका इस सूचना पे क्या रिएक्शन है, ठीक है। तीसरी विशेषता इसकी क्या है कि जनसंचार को चलाने के लिए औपचारिक संगठनों की ज़रूरत होती है, ठीक है। औपचारिक संगठन का मतलब क्या है कि जैसे रिपोर्टर्स वगैरह ने न्यूज़ लाकर दे दी है, अब वो न्यूज़ लाकर किसी खास तरह के न्यूज़पेपर जो पब्लिश होते हैं वहीं उस संगठन को देंगे ना, बिना संगठन के तो वो पब्लिश ही नहीं हो पाएगा। फिर इसका मतलब किसी न किसी यांत्रिक साधन या औपचारिक संगठन के बिना समाचार प्रकाशित ही नहीं होगा। अब इसकी नेक्स्ट विशेषता क्या है कि इसमें जनसंचार माध्यम में जो द्वारपाल हैं, द्वारपाल का मतलब गेट कीपर, उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। यहाँ गेट कीपर का मतलब होता है कि जो रिपोर्टर्स न्यूज़ ला कर देते हैं ना, तो जो संगठन उस अखबार को चला रहा होता है वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी न्यूज़ ऐसी है जो न्यूज़पेपर में जाएगी, कौन सी नहीं जाएगी। या दूसरे शब्दों में हम क्या बोल सकते हैं कि संपादक वगैरह, सहायक संपादक होते हैं, मुख्य संपादक होते हैं, जो ये निर्णय लेते हैं कि जो न्यूज़ उनके पास आई है उसमें क्या क्या न्यूज़ ऐसी है जिनकी वो कटिंग कर सकती हैं और कैसे उसको पब्लिश करना है, ये डिसीज़न उनका होता है। तो उन सभी का जो ग्रुप होते हैं उनको द्वारपाल बोलते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पेज देखते हैं। पेज नंबर 11 है। यहाँ पे है कि जनसंचार के मुख्य काम कौन कौन से हैं। अभी हमने जनसंचार की विशेषता में पढ़ा था कि जनसंचार का मेन काम जो है वो है सूचना देना। अब जनसंचार इसके नाम से ही मतलब है कि लोगों तक संचार करना सूचनाओं का, ठीक है। तो इसका मेन काम क्या होता है? सूचना देना। दूसरा होता है शिक्षित करना। जनसंचार का कोई भी माध्यम क्यों ना हो, चाहे वह न्यूज़पेपर हो, रेडियो हो, टीवी हो, इंटरनेट हो, इन सभी का मेन काम क्या होता है? शिक्षित करना। शिक्षित करने का मतलब ये नहीं कि आपको एक क्लासरूम में बिठाकर शिक्षित करेंगे, पढ़ाया लिखाया जाएगा। शिक्षित करना होता है समाज में चल रहा क्या है, हमारे देश में क्या क्या घटित हो रहा है, उसके बारे में अवेयर करना ही शिक्षित करना होता है, जागरूक करना मतलब लोगों को। तीसरा है मनोरंजन करना। अब रेडियो टीवी वगैरह है वो लोगों का एक तरह से एंटरटेनमेंट भी करती हैं। एजेंडा तैयार करना। एजेंडा किस टॉपिक पे होता है कि जो हमारे देश में जो समस्याएं चल रही है, ठीक है, उन समस्याओं के बारे में कैसे उनसे निजात पाया जा सकता है, उनका सॉल्यूशन क्या है, इस बारे में एक परफॉर्मा तैयार करते हैं वो लोग। और वो परफॉर्मा फिर अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश करके लोगों की राय जानने की कोशिश की जाती है कि आप इस बात पे कहाँ तक सहमत है। तो वो एक तरह से क्या तैयार करते हैं? इन चीज़ों का एजेंडा तैयार करते हैं। फिर होता है निगरानी करना। अब निगरानी वो किस चीज़ की करेंगे कि जो हमारे देश में जैसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, अगर गवर्नमेंट अपना काम ठीक ढंग से कर रही है नहीं कर रही है, वो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखती है। फॉर एग्जांपल जैसे बारिश वगैरह हो जाती है तो न्यूज़ में कितनी बार दिखाया जाता है कि रोड्स पे गड्ढे हो गई हैं, गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं है, अब सारे नेता कहाँ चले गए हैं। तो इस तरह की जो होता है कि वो सरकार के कामों की क्या करती हैं? निगरानी करती हैं ताकि सरकार अपना काम ढंग से करती रहे। उसके बाद होता है विचार विमर्श के मंच। जो जनसंचार है वो विचार विमर्श के लिए लोगों को एक मंच प्रोवाइड करते हैं। मान लो किसी की बात सरकार तक नहीं पहुंच रही है तो न्यूज़ के जरिए वो बात बहुत अच्छे से पहुंच जाती है। मान लो किसी पर्सन पे कई बार बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा था, उसकी कहीं पे सुनवाई नहीं होती या ऑफिस के लोग ढंग से बिहेव नहीं करते हैं, तो वो न्यूज़ रिपोर्टर के थ्रू मतलब दिखाता है कि देखिए यहाँ पे क्या कुछ हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? विचार विमर्श के लिए एक मंच भी प्रोवाइड करते हैं। तो आपको जनसंचार के काम क्या क्या है मुझे लगता है समझ आ गया होगा। अब देखते हैं जनसंचार माध्यमों का विकास कैसे हुआ। वैसे तो ये सच है कि हमें जो जनसंचार का हमारे देश में विकास हुआ है ना, वो पश्चिम के लोगों की देन है, ठीक है, मतलब अंग्रेज लोगों की देन है। लेकिन हम इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि अंग्रेजों के आने से पहले भी बहुत टाइम पहले यानी पौराणिक काल में हमारे यहाँ जनसंचार के साधनों का विकास हो सकता है। इसमें नारद मुनि जी का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि नारद मुनि जो है वो तीनों लोकों में भ्रमण कर रहे होते हैं और एक लोक से दूसरे लोक तक सूचनाएं प्रदान कर रहे होते हैं। इसके बाद बेटे देखिए कि महाभारत काल का आता है किस्सा, ठीक है। महाभारत काल का किस्सा कैसे कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो गांधारी और धृतराष्ट्र दोनों को ही दिखाई नहीं देता था। तो संजय जो है जिन्हें भगवान ने एक शक्ति दी थी कि वो बैठे बैठे सारा उन्हें युद्ध का दृश्य दिखाई देगा, वो खुद उन्हें कन्वे कर रहा था कि युद्ध के मैदान में क्या क्या हो रहा है। तो इस तरह से वो भी एक संचार का माध्यम माना जाना चाहिए। उसके बाद देखते हैं
आगे देखिए, जो चंद्रगुप्त मौर्य जैसे शासक थे, अशोक जैसे जो सम्राट थे, वो शिलालेखों और सामयिक या तात्कालिक संदेशों के लिए कच्ची स्याही या रंगों से संदेश लिखकर अपनी सूचनाएं लोगों तक पहुंचाते थे। ठीक है, कि उनका मतलब उनकी सरकार ने उनके राजा ने क्या उनके लिए नीतियां तैयार की है। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि शिलालेखों की बजाय वो लोग कर्मचारी नियुक्त करने लगे जो जनता के बीच संदेश भेजने के लिए काम करते थे। ठीक है, उसके बाद जैसे एक भीमबेटका के गुफा चित्र का नाम आता है, आप अपनी एसएसटी बुक में भी पढ़ते होंगे। भीमबेटका के गुफा चित्र थे, वो भी इस बात के प्रमाण थे कि उस काल में संचार जो है वो शुरू हो चुका था। इसके अलावा जो कठपुतली हैं और जो हमारे लोक नाटक हैं, उनमें भी संचार की शैली हमें दिखाई देती हैं। और मुख्य रूप से नाटक कौन कौन से हैं, जैसे कथावाचन, बाउल, सांग, रागनी, तमाशा, लावनी, नौटंकी, गंगा गौरी, यक्षगान, ये लोक नाटकों का जिक्र हो रहा है बेटे यहाँ पे, कि जो लोक नाटक थे उनमें जो लोग अभिनय करते थे वो भी एक तरह से सूचनाएं देने का काम करते थे, मतलब अपनी जो नीतियाँ थी वो जनमत निर्माण करने का काम करते थे। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा जो आज का जो मॉडर्न टाइम है कि न्यूज़पेपर वगैरह, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, इनकी शुरुआत होती चली गई। इसका मतलब जनसंचार के आज के जो प्रचलित रूप में साधन हैं वो कौन से हैं, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, इंटरनेट आदि ये जो काम कर रहे हैं ये मॉडर्न टाइम में, आज के टाइम में अपनी भूमिकाएं निभा रहे हैं। ठीक है, अब सबसे पहला जो जनसंचार का माध्यम है समाचार पत्र और पत्रिकाएं, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। जो समाचार पत्र और पत्रिकाएं हैं वो जनसंचार का मॉडर्न टाइम को देखते हुए सबसे पुराना, यानी प्रिंट मीडिया जिसको बोलते हैं। ठीक है, सबसे पुराना है, इनमें रेडियो, टेलीविज़न सब में सबसे पुराना साधन है। अब समाचार में जो न्यूज़ प्रकाशित होती हैं उसके 3 टाइप्स है। पहला तो समाचारों को संकलित करना, दूसरा उन्हें संपादित करके पाठकों तक पहुंचाना, और तीसरा क्या होता है, तीसरे में क्या है कि उसके जरिए मतलब क्या उसका फीडबैक मिलता है उसको। जैसे पहला हमने किया कि समाचारों को संकलित करना, दूसरा उन्हें संपादित करके छपने लायक बनाना, और तीसरा होता है उन्हें पाठकों तक पहुंचाना। हालांकि ये 2 ही बहुत ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि समाचार कलेक्ट करना और उसको छपने के लिए पहुंचाने तक का काम करना ये बहुत ही रिस्की भरा होता है, बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है। और तीसरा काम जो होता है कि पाठकों तक पहुंचाना, वो तो यांत्रिक साधनों के माध्यम से किया जाता है, इसलिए 2 साधनों के कंपैरेटिवली उसमें इतनी मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि दुनिया की किसी भी कोने की घटना समाचार बन सकती है, लेकिन कंडीशन क्या हो कि इसमें पाठकों की दिलचस्पी होनी चाहिए और उसके सार्वजनिक हित भी निहित होने चाहिए। तो हम क्या देखते हैं कि जो पत्रकारिता जिसे हम समाचार पत्र पत्रिकाएं बोलती हैं, वो उनका जो इतिहास है वो 400 साल पुराना है। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, 1780 में जेम्स ऑगस्ट हिकी के बंगाल गजट से, जो कोलकाता से निकला था। और इसके अलावा जो पहला हिंदी का साप्ताहिक पत्र था उदन मार्तंड, ये भी कलकत्ता से ही निकला था 1826 में, और जो पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे वो इसका संपादन करते थे। ठीक है, अब आगे देखिए, हमारा थोड़ा सा ही रह गया इस वीडियो के अकॉर्डिंगली। अब अखबारों और पत्रिकाओं में भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम हमेशा सम्मान के साथ लिया जाता है, क्योंकि ड्यूरिंग जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन थे ना, उसके दौरान जो पत्रिकाएं निकलती थी उसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक बहुत बड़ा हाथ है। इसके बाद लोकमान्य तिलक, गांधी जी वगैरह, इन सब नेताओं को भी पत्रकारिता के क्षेत्र में महारत हासिल थी। और हम ये कह सकते हैं कि जो गांधी जी थे उनको तो समकालीन भारत का सबसे बड़ा पत्रकार कहा जा सकता है। इसके अलावा स्वतंत्रता आंदोलन के टाइम कौन कौन सी पत्रिकाएं होती थी, केसरी, हिंदुस्तान, सरस्वती, हंस, करमवीर, आज, प्रताप, प्रदीप और विशाल भारत जैसी पत्रिकाएं होती थी। लेकिन स्वतंत्रता के समय जो पत्रकारिता थी उसका लक्ष्य क्या था, स्वतंत्रता प्राप्त करना था, लोगों को जागरूक करना था कि वो अंग्रेजों की नीतियों के बारे में समझे और उनको देश से बाहर निकालने के लिए वो जागरूक बने रहे, अपना योगदान दे। लेकिन स्वतंत्रता के बाद जो पत्रकारिता थी वो एक पूरी तरह से व्यवसाय बन चुकी थी। उसका मेन कारण क्या था, अपने व्यवसाय को अपडेट करते रहना। और आजकल हिंदी के मुख्य समाचार कौन से हैं, नवभारत टाइम्स, राजस्थान पत्रिका, इंडिया टुडे आदि कुछ ऐसे हैं जो आज के मुख्य समाचार पत्र हैं। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो बेटे यहीं पे हम ख़त्म करते हैं, अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी।
मिलती हैं हम एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।